good afternoon, good evening, my friends. Once again, welcome to my channel Gyan Classes. In this video, we are going to discuss an explanation, and the chapter name is The Mark on the Wall. आज का ये वीडियो हमारा द मार्क ऑन द वॉल नाम के एक चैप्टर के ऊपर है, जो क्लास 12 के इंग्लिश इलेक्टिव पार्ट का नॉन फिक्शन का दूसरा चैप्टर है। ये स्टोरी शुरू कहां से होती है और खत्म जहां तक होती है वो बड़ा ही एक बोल सकते हैं कि मजाकिया ढंग से खत्म होता है चैप्टर की एक व्यक्ति कितना सोच सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मानव इसका जो दिमाग है, अगर सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करेंगे तो सही रिजल्ट मिलेगा, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में इस्तेमाल करते हैं तो इसका नेगेटिव ही हम लोग को रिजल्ट मिलता है। देन चैप्टर शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कहां से कहां तक पूरा घूमता है। द मार्क ऑन द वॉल हैज बीन रिटन बाय वर्जीनिया वॉल्फ। इनका जन्म 1882 में हुआ था और मृत्यु 1941 में हुआ था। शी वॉज ए ग्रेट नॉवेलिस्ट एंड शी वॉज ए ग्रेट essayist and a big name in the field of English literature. वो नॉवेलिस्ट थी, एसेइस्ट थी और इंग्लिश लिटरेचर के दुनिया में बहुत बड़ा उनका नाम है। ठीक है, तो ये मार्क ऑन द वॉल का स्टोरी क्या है? एक्चुअली इन्होंने एक विला खरीदा था। विला मतलब कह सकते हैं बहुत बड़ा घर, ठीक है, जहां पे जनवरी का दिन था, ठीक है, 20 जनवरी का दिन था, और ये चाय जो थी इनको मिला था वो खत्म कर चुके थे और सिगरेट स्मोक कर रहे थे। सडनली इनका जो नजर है वो फायर प्लेस के ऊपर एक बिंदी के ऊपर जाता है। अब ये फायर प्लेस क्या होता है, आप मूवी में देखे होंगे कि एक रूम में इस तरीके से चिमनी होता है जहां पे आग जलते रहता है, ठीक है, और उसका धुआं घर से बाहर निकल जाता है। तो फायर प्लेस के ऊपर एक ये बिंदी देखती हैं और जिसके ऊपर में क्या है, इमेजिन करना शुरू करती हैं कि आखिर ये है क्या। ये चैप्टर इस बात को भी दिखाता है कि अगर ये महोदया जी नहीं जाते, अगर चले जाते देखने के लिए, क्या देखने के लिए कि आखिर वो बिंदी है क्या, तो शायद इसकी रचना होती ही नहीं। लेकिन अपने आलस्यपन के कारण इस चैप्टर की रचना हुई। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आइए अब शुरू करते हैं। इट इज अ फिलोसफर रोलर कोस्टर, ठीक है, एंड इट वाज द टाइम ऑफ मिडिल जनवरी। कहां का समय था? मिडिल जनवरी। एंड शी हैड जस्ट फिनिश्ड हर टी, और वे क्या किए थे, अपना जो चाय था उसको तुरंत ही खत्म किए थे। एंड पीने के बाद स्मोकिंग अ सिगरेट, क्या कर रही थी, धूम्रपान कर रही थी। व्हेन शी लुक्ड अप एंड saw a mark on the wall, और जब पीते पीते क्या हुआ ना कि उनका ध्यान चला गया ऊपर की ओर कि ये मार्क है, आखिर वो है किस चीज का, इस नए घर में ये मार्क क्यों है। सवाल तो बस ये है, लेकिन सवाल का जवाब इतना लंबा खोजते खोजते हो जाता है कि पूरा स्टोरी ही बहुत बड़ा हो जाता है। देखिए, लेडी हैड परचेज अ न्यू विला, शी वाज सिटिंग नियर द फायर प्लेस। फायर प्लेस का मतलब क्या होता है, बोले तो अभी ना कि एक चिमनी होता है घर के एक रूम में जहां पे आप आग जला के छोड़ सकते हैं, उसका धुआं सीधा बाहर निकल जाता है पाइप के माध्यम से। एंड व्हेन शी सीज दैट मार्क ऑन द वॉल, और जब वो मार्क देखती है कहां पे, एबव द फायर प्लेस। एबव मतलब होता है के ऊपर, फायर प्लेस मतलब होता है आग की भट्टी, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या देखती हैं, एक मार्क देते हैं। एंड शी स्टार्टेड टू थिंक, सी मतलब वह स्त्री के लिए, स्टार्टेड शुरू कर चुकी है, क्या चीज, सोचना। क्या सोचती भाई, एट दिस ब्यूटीफुल वॉल, की सुंदर दीवार पे, ठीक है, वॉल, व्हाई दिस मार्क, ये जो बिंदी है, ये जो बोल सकते हैं चिन्ह है, वो क्यों है। बस ये थिंकिंग करते करते इस पूरे चैप्टर का निर्माण हो जाता है। और द मार्क
ऑन द वॉल। ये जो है आखिर है कि इतना बेहतरीन दीवार पे ये छोटा सा बिंदी है क्या? क्यों ये चिन्ह है? क्यों ये चिन्ह बनाया गया होगा? अब ये क्यों बहुत सारा के कारण हो सकता है कि कोई अपने पूर्वज का फोटो लटकाने के लिए भी कांटी ठोक रहा होगा, ये भी कारण हो सकता है। ये भी कारण हो सकता है कि कुछ टांगने के लिए, ये भी फोटो ही नहीं बल्कि अब एक व्यक्ति किसी का फोटो जब लटकाएगा तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही क्लोज पर्सन होंगे, तभी तो फोटो लटकाया जाएगा उनका। हम नहीं तो आयरा गैरा नतु खैरा का तुम लोग फोटो लटकाते नहीं है। तो यहाँ पे इमेजिनेशन के ऊपर पूरा चैप्टर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे मार्क ऑन द वॉल ऑफ द फायर प्लेस। ठीक है, वो तो दिख चुका है, आ चुकी है। तो वो क्या करते हैं ना कि आखिर वो मार्क क्यों आया होगा, उसकी जरूरत को वो रिमेम्बर द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर मार्क, किस मोमेंट में वो कैसा क्षण रहा होगा कि उनको इसकी जरूरत पड़ी होगी। ये सारी चीजें यहाँ पे वो सोच रही होती है। चलो मान लेते हैं कि वो जो होल था, ठीक है, उसमें नेल क्लिप किया गया होगा। तो उस नेल क्लिपिंग में किसी का फोटो ही लटकाया गया होगा। तो वो जो पिक्चर फ्रेमिंग था ना, वो भी ये इमेजिन कर लेती है कि कैसा व्यक्ति होगा जिसका हो सकता है कि डेथ हो गया होगा, अगर नहीं भी हुआ है तो कितना प्यारा होगा कि उसकी फोटो को वो दीवार पे लटका के रखा है। ये सब किसके मन में चल रहा है? सब राइटर के मन में चल रहा है। और पर्सनैलिटी ऑफ एक्स हाउस ओनर, उस घर का जो पुराना मालिक था जो बेच करके चला गया, वो इसका व्यक्तित्व कैसा होगा कि वो किसी व्यक्ति के फोटो को अपने घर के दीवार में लटका के रखेगा। कहीं ना कहीं हो सकता है कि व्यक्ति उसके लिए बहुत प्यारा होगा, जिसको वो खोना नहीं चाहता होगा। हो सकता है कि अगर व्यक्ति वो जीवित है तो उसके बिना वो रह नहीं पाता होगा, देखे बिना, तो उसके लिए उसको फोटो लटका रहा होगा। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। अगर एक होल है दीवार में तो कहीं ना कहीं कुछ लटकाने के लिए होगा। तो ये सारा खुद की पिक्चर फ्रेमिंग पर्सनैलिटी ऑफ एक्स हाउस ओनर। अगर आप भी किसी का फोटो रखते हो डिस्प्ले पे, फोन के डिस्प्ले पे, लैपटॉप के डिस्प्ले पे, देन कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपके लिए प्यारे होते हैं। तो हर एक व्यक्ति का फोटो या उसके बारे में कुछ चीजें हम लोग अपने पर्सनल लाइफ में नहीं इंटरफेयर करते। तो यही पर्सनालिटी दिखाता है किसका? एक्स हाउस ओनर का, कि वो व्यक्ति उसके लिए पक्का ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा होगा, इसीलिए उसका फोटो क्या करे हैं, लटका रहे होंगे। एंड शी स्टार्ट थिंकिंग, जब वो फोटो की बात आई तो वो फिर से सोचना शुरू करती है कि वो जो फ्रेमिंग जिसका हुआ होगा वो कितना महत्वपूर्ण होगा, और वो जो लॉस्ट क्या चीज का, लाइफ एंड डेथ, कि जीवन भर व्यक्ति कुछ न कुछ करते रहता है, और जब वही व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो उसके लिए बचता क्या है? वही एक दीवार, एक किल और उसका फोटो। और उस फोटो में भी आने के लिए आपको मेहनत करनी होती है। आपको व्यक्ति के मन में जगह बनाना होता है। और बनेगा कैसे? वो तब बनेगा जब आप कहीं न कहीं बेहतरीन कार्य करोगे। तो यहाँ पे राइटर भी रियलाइज करती है कि वो जो व्यक्ति का फोटो लटक रहा होगा फ्रेम में, वो उसका लाइफ और डेथ के बीच में क्या चीज थी। डेथ हो गई, सारे कुछ समाप्त हो गए, और जब लाइफ थी तो वो हमेशा इस बात के लिए रोते रहा कि हमको बहुत कुछ करना है, और वही करते करते वो खुद समाप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में लाइफ का सही कॉन्सेप्ट क्या रहा? ठीक है, तो लाइफ का कॉन्सेप्ट सही ये रहा कि आपके पास जितना है उतना में सेटिस्फाइड होना सीख जाइए। अगर आप एक्स्ट्रा डिमांड करते हैं तो आपको हमेशा परेशानी होगा और आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। तो
ये लाइफ और डेथ का बात हुआ। आगे है इसका इंक स्पॉट। वो कुछ देर के बाद उनको लगा ना कि नहीं नहीं, ये एक होल नहीं होगा बल्कि एक इंक स्पॉट होगा, स्याही का कोई बिंदु वो गिर गया होगा, तो इस कारण से उसकी छीटा के कारण वो बिंदु आज तक वहां पे अवेलेबल है। तो ये जो क्या था ना, वो रियलाइज करते नहीं, ये तो इंक स्पॉट है। जरा से गौर करिएगा कि एक होल से शुरू होकर के अभी कहानी इंक स्पॉट तक पहुंचा है, और अभी ये भी सोचेंगे फिर से कि ये इंक स्पॉट क्यों पड़ा है ना, मजेदार बात। लेकिन उसी टाइम पे बगल में एक थी खिड़की, ठीक है, मान लेते हैं कि ये खिड़की है और खिड़की के पार में बहुत सारे पेड़ हैं। तो उस खिड़की से ना उनको कुछ पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई देते थे, और वो यहां से फिर से ये इमेजिन करना शुरू करती हैं कि यही सारे क्षेत्र को देख करके, ऐसे ही जगह को देख करके राइटर लोग कहां से कहां कहानी को पहुंचा देते हैं। वही सारी चीजें, जैसे कि हम लोग एक हमेशा से स्टोरी पढ़े हैं, दो बैलों की कथा। प्रेमचंद जी के दो बैलों की कथा लिखने से पहले क्या सभी के घर में बैल नहीं थे? हल भी था, लेकिन उन्होंने जो कहानी को इंटरप्रेट करा वो हमेशा के लिए लोगों के बीच में रह गया। तो ये तो सबके बीच में था, बैल, हल, फार, तो फिर वो इसी चीज को उठा करके आज कहानी के रूप में, नॉवेल के रूप में हम लोग के पास है और सबकी जबान पे है। तो राइटर लोग क्या करते हैं कि हमारे आसपास के ही क्षेत्र को, जिसको हम लोग सामान्य रूप से रोज दिन देखते हैं, वो उसी चीज को ऐसा इंटरप्रेट कर देते हैं कि हम लोग लगता है हाँ यार कुछ तो अजीब है, बहुत शानदार है, ये फीलिंग आती है। वो अपने थिंकिंग से ऐसे कैरेक्टर को जन्म देते हैं जो लगता है कि यस ये तो हमारे लिए ही लिखा गया है। आप मूवीज देखते हो और मूवीज देखते हो तो वही मूवी देखना पसंद करते हो जिस स्थिति में आप खुद होते हैं। अगर आप सुखमय जीवन जी रहे हैं तो आप तो शानदार मूवी देखोगे, या फिर आप थोड़ा सा कष्ट में हो तो हो सकता है कि भगवान जी वाला मूवी देखोगे, और थोड़ा सा अगर मान लेते हैं आप थोड़ा सा लव में है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, प्यार मोहब्बत, तो आप वैसा ही मूवी देखना पसंद करोगे। और अगर आप मान लेते हैं कि आपकी ब्रेकअप हो गई, दिल फूट गया, पटका गया, ऐसी स्थिति में आपका क्या हुआ कि आप वैसा ही ब्रेकअप वाला मूवी देखो। चलो इसको एक और एग्जांपल से लेते हैं, म्यूजिक। वैसे तो कहा जाता है कि म्यूजिक जो है इज द बेस्ट वे टू रीच द गॉड, परमात्मा को पाने का सबसे बेहतरीन रास्ता है म्यूजिक। तो म्यूजिक जो है स्थिति को भी स्पष्ट करेगा। किस प्रकार की स्थिति को स्पष्ट करेगा कि आप जिस प्रकार से होते हैं वैसे ही मूवीज को म्यूजिक को सुनते हैं। सुबह सुबह भक्ति गाना सुनते हैं, 12 बजते थोड़ा सा रोमांटिक गाना सुनना पसंद करते हैं, और लेकिन व्यक्ति इसमें होते हैं, ये बड़ा फेमस शब्द है। वो ऐसा ही गाना सुनना पसंद करते हैं जिसमें गाने का बोल भी ऐसा ही होता है। लेकिन मान लेते हैं कि एक पर्सन जो है वो ऐसा हो गया, उसका ब्रेकअप हो गया, दिल टूट गया, पटका गया है, 2-4 तल्ला से गिर गया है, तो ऐसी स्थिति में उससे क्या होगा, वो ऐसे ही दर्द दिल वाला गाना सुनेगा। तो ये सारी चीज क्या है ना कि हमारे थिंकिंग को दिखाते हैं। और वो जो गाना लिखा गया है, वैसे गाने की दुनिया में जहां सबसे ज्यादा गाने वो चले हैं जिसमें मैं और तुम वाला कहानी ज्यादा रहता है, शब्दों का वेल, ठीक है। कुछ दिन पहले अरिजीत सिंह का एक गाना बहुत फेमस हुआ, हम तेरे बिना रह नहीं सकते, मत रहो। लेकिन हम और तेरे बहुत ही कॉमन बात थी कि हर एक व्यक्ति ये बोलना चाहता है, कैसे बोले, तब गाना है। अभी तो किसी से बात करने का जरूरत ही नहीं है, लोगों का स्टेटस देख लीजिए, पता चल जाए कि किस स्थिति में जी रहा है। अगर ठीक ठाक स्थिति रहा तो रोमांटिक स्टेटस लगेगा, और अगर मैटर गड़बड़ है तो समझ लीजिए कैसा लगेगा। और वैसे तो हम बता ही चुके आप लोगों को साइंस के क्लास में कि दिल टूटने फूटने पटकाने वाला कोई रोल नहीं होता है। दिल बेचारा ब्लड पंप करते करते हालत खराब है, आप लोग बोलते हैं दिल टूट गया, पटका गया है, ठीक है, तो ऐसा मत बोलना।
तो ये बात हुआ, ये बात आई थिंक ये चैप्टर, ये बात सुनना के अच्छा से इंक स्पोर्टी तैयार करती है। तो सॉरी, सेल्फ पोर्ट्रेट वो कैरेक्टर को जन्म देती है, राइटर लोग जन्म देते हैं, और ऐसा माइंडसेट वो लोग है कि वो कैरेक्टर हमेशा के लोगों के बीच में रह जाता है। ठीक है, तो ये थी बात। अभी इसके हम लोग अब आगे देखते हैं। हम लोग वैसा ही कैरेक्टर को भी, इफ वी आर इमेजिनिंग अ कैरेक्टर, तो वैसा ही कैरेक्टर भी हम लोग इमेजिन कर पाएंगे अपनी पेन के द्वारा, अपने एक्सप्रेशन के द्वारा, अपने बोली के द्वारा, जैसा हम लोग का पर्सनैलिटी होगा। तो आपका कैरेक्टर या फिर आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आप कैसा कैरेक्टर को एक्सेप्ट करते हो ये दिखा देता है, और वो कैरेक्टर जिसको आप सेलेक्ट किए हो वो आपके पर्सनैलिटी को भी शो करता है। अगर आप नेगेटिव रोल को ज्यादा पसंद करते हो तो आपका पर्सनैलिटी वैसा ही खुद ब खुद बन जाएगा। अगर आप पॉजिटिव रोल को ज्यादा प्रीफर करते हैं तो आप पॉजिटिव ही जाओगे। आगे है कि वी स्पेंड होल लाइफ अकॉर्डिंग टू इमेजिनरी पर्सनालिटी। ठीक है, हम अपना पूरा जीवन क्या करते हैं ना, काल्पनिक पात्रों या काल्पनिक व्यक्तित्व पे निकाल देते हैं। आजकल हम लोग के ऊपर मूवीज का बहुत बड़ा असर हुआ है। मूवी में देखते हैं कि अरे क्या हुआ भाई, प्यार हुआ, प्यार तो हो गया, घर वाले माने नहीं, तो क्या करना है, घर छोड़ के भाग जाना है। ये कहां से सीखे हम लोग? हम लोग सीखे हैं उसी मूवी से जो हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग क्या सीखे कि कैसे हम क्राइम करके बच सकते हैं। बहुत सारे सीरियल आते हैं जो क्राइम के ऊपर बनते हैं, तो उसमें यही बता देता है कि क्या गलती किया कि पकड़ा गया तो वो गलती करना नहीं है। तो इमेजिनरी पर्सनालिटीज को हम लोग फॉलो करते हैं। कैरेक्टर जो हमें टीवी में दिखाए जाते हैं वो तो बस अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अगर उनकी रियलिटी देखना है ना तो आप बिग बॉस देखो एक बार, एक आध एपिसोड। ऐसा झगड़ा होता है कि हमारे मोहल्ले में भी ऐसा नहीं होता है ना। ये बात तो क्लियर है कि हम इमेजिनरी पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। एक बात और, हमारे देश की जो मूवी है ना वो भी बहुत डेंजर है। लोग दिखाते हैं वहां पे एक नाम है, ठीक है, वो है स्विट्जरलैंड। ये दिखाते हैं कि स्विट्जरलैंड जाएंगे, स्विट्जरलैंड घूमने जाएंगे। तो सवाल ये है मेरा कि आप स्विट्जरलैंड में जाके देखोगे क्या? क्योंकि वहां पे बर्फ के अलावा कुछ तो है नहीं। अगर आपको बर्फ ही देखना है तो बगल में शिमला चले जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ। तो ये सारी चीजें आप जिसको वो लोग आगे दिखाते हैं का कोशिश करता है, हम लोग बस स्विट्जरलैंड जाएंगे। ये नहीं, हमारे देश में बहुत सुंदर सुंदर जगह है तो घूमने के लिए। तो वो जगह को ये लोग क्या करते हैं ना कि आगे लाते ही नहीं है। वह स्विट्जरलैंड जाएंगे तो मॉस्को जाएंगे, दिस जाएंगे तो दैट जाएंगे। ये समस्या है। तो आई थिंक ये जो इमेजिनरी पर्सनालिटी है वो आप समझ गए होंगे। अरे भाई सीरियल का चक्कर छोड़ो और जो रियल हीरो है ना वो लोग को फॉलो करिए, बहुत कुछ सीख जाओगे। तो माँ का जो शेडो है, अब ये राइटर जी को वो जो मार्क था इनके मन में चेंज हो रहा है बार बार। हॉल से आया कि ये क्या होगा, स्याही का बिंदी होगा, अब आया कि नहीं छाया है, ये चेंज हो रहा है एवरी टाइम चेंजिंग। तो ये क्या है, छाया है। लेकिन ये सोच रहे हैं कि आखिर ये बार बार ये चेंज क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। एंड दैट्स व्हाई शी स्टार्टेड टू मेक अ क्लोज इंस्पेक्शन। बहुत ही नजदीक से देखना चाहती है, लेकिन फिर से इनका आलसीपन आता है कि ऐसा क्यों करेंगे, हम क्लोज से क्यों देखें। क्योंकि नॉलेज तो है वो क्या किससे आता है, थिंकिंग से तो भी आता है। नॉलेज किससे आता है, थिंकिंग से भी आता है। तो हम सोच के भी तो बता सकते कि हाँ वो जो शैडो के जैसा दिख रहा है वो यही हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये राइटर जी सोचते हैं। विक्टिमाइजेशन ऑफ नेचर, ये बहुत डेंजर चीज है कि हम लोग प्रकृति का विक्टिम बनते जा रहे हैं। कैसे बन रहे हैं भाई? तो प्रकृति का विक्टिम हम लोग इस प्रकार से बनते हैं कि हम लोग इस इमेजिनरी वर्ल्ड में, काल्पनिक दुनिया में ट्रैप हो रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं। हम अपने पारिवारिक जीवन में इस प्रकार से फंस जाते हैं कि उससे बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता। और ये सब बांधने का काम, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके लिए क्या शुरू में उसको कुछ ज्यादा पता नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है उसको बताया जाता है। क्या बताया जाता है? ये तेरे माँ है, तेरे बाप है, तो मौसी है, तो मौसा है।
कौन बताया? ये हम लोग बताते हैं, और वो बच्चा फिर उसी जाल में फंसते चला जाता है रिलेशन की दुनिया में कि हाँ ये है तो फिर वो है, उनको उसके लिए भी ये करना है, उसके लिए भी करना है। और ये ऑथर जो है ना, ये सोचती है कि मैं इस ट्रैप में कभी भी फंसने वाली नहीं हूं, क्योंकि ये जो ट्रैप है वो इनके लिए समस्या बन सकता है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई शी सेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू ट्रैप इन दिस इमेजिनरी वर्ल्ड। एंड ऑल्सो शी थिंक्स दैट अबाउट हर ऑन डेथ। वो अपनी मृत्यु के बारे में भी सोचती है, क्योंकि मृत्यु वो चीज है जो सबके जीवन में आनी है। अगर आप जन्म लेते हैं तो आपको मरना ही होगा, और ये सोचते हैं कि मेरे मरने के बाद क्या होगा। जो लोग आज मेरे पास आते हैं मिलने के लिए, बात करने के लिए, क्या वो कल आफ्टर माय डेथ आएंगे क्या? ठीक है, मान लेते हैं कि आप बहुत अपने घर में चहते हैं, आप मर गए, सभी लोग दुख प्रकट किए। आप जिंदा थे तो सब लोग आते थे, मिलते थे, बात करते थे, साथ में खाना खाते थे। लेकिन मरने के बाद अब आप किस तरीके से आओगे? आत्मा भूत भादार बन के आओगे। तो आ तो गए, लेकिन क्या तब भी आपके फैमिली मेंबर्स का रिएक्शन वही होगा कि चलो बाबू आया है तो इसको खाना दो तो पानी दो? उस टाइम पे वो लोग डर के भाग जाएंगे। आपके बॉडी को जो लोग आज स्पर्श करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आफ्टर डेथ जैसे ही आपका डेथ हो जाता है, वो लोग क्या करते हैं? अरे भाई लाश है तो साबुन से हाथ धो ले, छू के आया है। तो फिर कैसे इस काल्पनिक दुनिया में, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और ये क्या है कि ऑथर अपने डेथ के बारे में ऐसा बातें सोचते हैं कि आज जो लोग हमें प्रेम करते हैं, जो लोग मानदान करते हैं, आफ्टर डेथ वो लोग नहीं करेंगे। और वो जो समस्याएं होती है वो बहुत ही डेंजर होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो अगल बगल जब मृत्यु होती है तो क्या होता है। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये इनका सोचने के चक्कर में हम लोग को सोचना पड़ेगा। इतना कुछ सोचते सोचते एक डिस्ट्रैक्शन होता है, जो बड़ा ही शांत डिस्ट्रैक्शन था कि उनके जो सेकंड पर्सन का एंट्री होता है। कि सेकंड पर्सन कौन था? ये थे उनके हस्बैंड की, और डिमांड करते हैं। क्या डिमांड करते हैं? न्यूज़पेपर, समाचार पत्र चाहिए। फिर ये समाचार पत्र के बारे में भी सोचने लग जाते हैं। अजीब सोचालू औरत है। क्या है कि न्यूज़पेपर में होता फिर क्या है भाई? सैड न्यूज होता है, और क्या होता है? लड़ाई झगड़ा वाला न्यूज होता है। अनवांटेड थॉट फॉर आवर सोसाइटी, अनचाहा विचार हमारे सोसाइटी के लिए जो हानिकारक हो सकता है। आजकल की मीडिया को देखो आप, 4-5 को लोग को बुला लेगा सब धर्म से, और ये उल्टी उसके धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोल देगा, ये उसके बारे में बोल देगा, और सोसाइटी में लड़ाई करवा देता है लोग। तो न्यूज का एक्चुअली उसका स्वरूप ही चेंज हो गया डिजिटल मीडिया में। तो ये न्यूज़पेपर के बारे में बात है कि उसमें हमेशा सैड न्यूज रहता है, वैसे कभी कभार लड़ाई झगड़े और अनवांटेड थॉट्स फॉर आवर सोसाइटी जो होते हैं कहीं ना कहीं बहुत डेंजरस होते हैं। आगे है कि हस्बैंड कहते हैं, क्या कहते हैं? व्हाट आई विल डू टू टेक अ न्यूज़पेपर, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव दिस स्नेल। क्या मैं न्यूज़पेपर लेके करके करूंगा? क्या सबसे पहले जो स्नेल है उसको हटाया जाए, जो दीवार पे है, और एवं कहाँ पे है? उस फायर प्लेस के ऊपर है। He says, I don't know why we should have a snail on our wall. वो कहते हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे दीवार पे एक स्नेल होना क्यों चाहिए। और जब ये इतना बोले तब हमारे लेखिका महोदय का नींद टूटा। तो कहते द मार्क ऑन द वॉल इज अ स्नेल। तो जो मार्क था, जिसको मार्क समझ रहे थे, वो क्या था? लास्ट में स्नेल निकला। स्नेल समझते हैं ना, ये इस प्रकार से रिंग्ड होता है यहाँ से, ठीक है। और वो था, और जब एक जिंदा स्नेल वॉल पर रहेगा तो वो तो आकृति चेंज करेगा ही करेगा। तो वो जो आकृति चेंज हो रहा था वो किसका था? स्नेल का था।
तो ये था आपके पूरे चैप्टर का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आशा है कि आपको पूरा बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसका समराइजेशन देखेंगे और फिर से इसका क्वेश्चन आंसर का सेशन लेकर के आएंगे जिस प्रकार से फ्रीडम का था। अगर आपने अभी तक फ्रीडम का पूरा वीडियो नहीं देखा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि पूरे बुक को बहुत जल्द ही पूरा कवर किया जाएगा और हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन और समराइजेशन आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।